अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जो सवाल कल क्लास में किया था उसी को मैंने कहा था कि चेंज करके अब नॉर्मल गेन का बना रहा हूँ, तो उसका सोल्यूशन आपके सामने ले आते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल में ओपनिंग कितना? 3000। इनपुट 20,000। क्लोजिंग नॉर्मल लॉस 1000। एक लाइन छोड़ के आउटपुट, इसको जब बैलेंस करेंगे तो एबनॉर्मल गेन निकल आएगा 500। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल और कन्वर्जन। कंप्लीटेड 21,000। 100% 21,000 और 21,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1500। मटेरियल इसमें 100% 1500 और कन्वर्जन इसमें 80% 1200। एबनॉर्मल गेन कितने यूनिट्स हैं? 500। मटेरियल इसमें 100%। कन्वर्जन 60%। 500 और 300, लेकिन नेगेटिव। अच्छा, अब ना यहाँ पर आपके जहन में सवाल आया होगा, आना चाहिए था, नहीं है तो पहले मैं खुद सवाल डाल देता हूँ। एबनॉर्मल गेन होता क्या है? तो एबनॉर्मल गेन तो है ही वो ना जो लॉस नहीं हुआ और पूरा बन गया। तो जब अब नॉर्मल गेन है ही वो जो पूरा बन गया, तो फिर ये 60% कहाँ से आ गया? है अजीब बात कि नहीं? एबनॉर्मल गेन जब है ही वो जो लॉस नहीं हुआ और बन गया, तो जब बन गया तो फिर 60% कहाँ से आ गया? हैं? नहीं नहीं, बन गया पूरा। ये 500 पॉजिटिव लिखा है तो 21,000 बने हैं ना, तो बन गए। अच्छा, आप के जहन में अगर ये आ गया था तो चलें, आ गया था। नहीं आया था तो मैंने पहले खुद कह दिया कि एबनॉर्मल गेन तो है ही वो जो लॉस नहीं हुआ, और लॉस नहीं हुआ यानी पूरे बन गए। तो जब पूरे बन ही गए हैं तो फिर उसमें परसेंटेज कंप्लीशन क्यों लिख रहे हैं? है उस मसला कि नहीं? तो इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि बस ऐसे ही करना है, बस ऐसे ही करना है, और दूसरा जवाब मैं नहीं बताऊंगा। जो दूसरा जवाब है वो काफ़ी गहरा है और मैं वाकई नहीं बताऊंगा। अगर किसी को वाकई बहुत शौक़ हो जानने का तो मैंने इसकी एक एग्जांपल बनाई हुई है। पहले भी मैं ऐसी, लास्ट टाइम भी ऐसे ही करता रहा हूँ कि जिनको बहुत शदीद शौक़ हो जानने का वो मुझसे आके पूछे, फिर 2-2 3-3 चक्कर जब लगवा लेता था, आज नहीं कल पूछना, जब तलब हो जाती थी फिर मैं समझा देता था, लेकिन उसको समझाने के बाद भी स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आती थी। काफ़ी गहरी बात है।
तो बस आप मान लें कि ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन लगनी है जस्टिफाइड, यानी कोई फजूल की बात नहीं है इसका रीज़न है। लेकिन ये ना हो कि इसको रीज़न के समझने के पीछे पीछे आप उसमें उलझ जाएं और ये चैप्टर ख़राब कर दें। तो आप कैफ के स्टूडेंट हैं ना, आपको एक्सपर्ट तो नहीं बन रहे अभी। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है इसको जानने का, तो जब कभी ज़िंदगी में मुझसे मुलाकात होगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं एग्जाम्पल बना के समझा दूँगा। अदरवाइज़ बस मान लें ऐसा ही होता है। तो एबनॉर्मल गेन पे भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लगनी है, चाहे आपको जितना भी वियर्ड लग रहा हो, लेकिन लगनी है। और रीज़न है इसकी, ये बेकार बात नहीं है, लॉजिकल बात है, लेकिन वो काफ़ी गहरी लॉजिक है, वो आपको इतनी ज़्यादा हजम नहीं हो सकेगी। तो बस मान लें कि ऐसे ही है। तो जो एबनॉर्मल लॉस के साथ सलूक होता है वही एबनॉर्मल गेन के साथ भी होता है, बस वो प्लस हो रहा होता है तो माइनस हो रहा होता है। ये बन जाएगा 22,000, 21,900। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल और कन्वर्जन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? 60,000 और 75,000, ये वही ना जो क्लास में किया था। और करंट पीरियड 5 लाख और 9,80,000। और नॉर्मल लॉस 10,000। ये बन गया 5,50,000 और ये 10,55,000। और यूनिट्स इसके 22,000 और इसके 21,900। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 48.7। जिनके आंसर सही नहीं हैं वो देख लें गलती कहाँ पर है। सही है, ये गलती की थी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में 5 मुश्किल है, चीज़ें ज़्यादा है ना, प्रैक्टिस के साथ साथ बेहतरी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 21,000 इंटू 25 प्लस 48.17। 1536,570। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में 1500 इंटू 25 और कन्वर्जन में 1200 इंटू 48.17। ये तो कर ही लेंगे। और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन,
कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट मटेरियल 500 इंटू 25 और कन्वर्जन 300 इंटू 48.17 और ये कॉस्ट लिखेंगे। नहीं, इन सब का सम नहीं है, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। नहीं नहीं, क्या मतलब? ये वो कर ही लेंगे, चलो बता दो। 21951 और इसका 95। ये वेटेड एवरेज का आंसर है। जिसने नहीं किया था शर्म करें, जिसने कर लिया था कंपेयर कर लें और जो गलतियां हैं वो देख लें क्या गलतियां थी। FIFO से कर रहा हूँ। क्वांटिटी स्केड्यूल यही रहेगा। ईपी में ओपनिंग के सामने 3000, मटीरियल पहले ही पूरा लग चुका था, सिर्फ कन्वर्जन में कितने % काम हुआ था, तो अब 30 और होगा, यहाँ आ जाएंगे 900 और कंप्लीटेड की जगह आ जाएंगे स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड और उसका तरीका आपको बताया है कि आउटपुट में से ओपनिंग माइनस कर दें 18, तो ये जो 18,000 है ये दोनों में 100% आ जाएगा। ये बन जाएगा 19,000, तो देख लो सेम तो नहीं है, 19,800। कॉस्ट पर यूनिट में ये नहीं आएगा, ये बन जाएगा 490 और ये तो 980 है ही। इसका डिनोमिनेटर है 19,000 और इसका है 19,800। ये आ जाएगा 25.79 49.49। $25.79 25.79 और 49.49। और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड हैं वो हैं 18,000 इंटू 25.79 प्लस 49.49 और इसमें BD
जो कि था 60 + 75 135 और कन्वर्जन लगी है 900 × 49.49। ये FIFO का सोल्यूशन है। यहाँ लिमिटेड वाले में कुछ सवाल है? सीधा सा सवाल था वो। उसमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान से देखनी थी कि उसमें 5% ऑफ आउटपुट का हुआ था, तो वो 1 लाख के ऊपर लगा लें। चलिए नोट लिखें और नोट और लिखें। कैलेंडर कहाँ किया था? नोट क्या लिखवाया था? ठीक है, सही। अगला नोट लिखें। वहाँ नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। अब आज फिर नोट्स लिख लें, ये तो चैप्टर में चलते रहेंगे नोट्स। ठीक, हाँ सही है। ये याद रखनी है चीज़ें, बार बार दोहरा। अच्छा जी, नोट ये लिखें, इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, ये होती है एक चीज़ बताता हूँ। इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन is not given, if stage of inspection is not given and normal loss, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं बताई हुई
and normal loss is a percentage of input. अच्छा, ये पिछले नोट में बता चुका हूँ कि नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, और अगर खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट इनपुट है। तो अब अगला नोट ये लिखवा रहा हूँ कि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन एक नई चीज़ है जो भी सिखानी है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं है, then normal loss percentage is applied, then normal loss percentage is applied to current period input. Normal loss percentage is applied to current period input. अच्छा, अगला नोट लिखें। ये जो अगला नोट है ना, ये पहले समझ लें, फिर मैं अंग्रेजी लिखवा देता हूं। मई के महीने में जो प्रोसेस 1 था, इसमें पहला महीना मई था, बिजनेस का पहला महीना मई था। इसमें इनपुट हुए 5000 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस रह गया था 500 यूनिट्स, और आउटपुट था 4500। जून के महीने में जो प्रोसेस 1 होगा, पहले तो उसमें ये ओपनिंग आएगा 500, फिर मज़ीद इनपुट ले लेते हैं 8000, और क्लोजिंग बच गया 1200। ये 500 और ये 8000, 1200 इस 8000 में से है या 8000 के अलावा कोई 1200 चीज़ है? ये 1200 इस 8 में से ही है या 8000 अलग हैं, 1200 कोई अलग हैं? इसी में से है ना, जो बाहर चला गया, जो बचा रह गया वो 1200, ये तो इन्हीं में से ये हैं। ये जो 8000 है ये इनपुट है, और ये जो 500 है ये भी कभी तो इनपुट ही था ना। ये 500 कब इनपुट था? ये तो करंट मंथ इनपुट से मेरी मुराद है ये जो इस महीने में इनपुट है, कि अगर आपको नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट बताया हुआ है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं है, तो आपने वो परसेंटेज इस पे लगानी। ये मैं जवाब इस बात का दे रहा था कि मैंने कहा था करंट मंथ इनपुट, तो आप कहते जी करंट मंथ इनपुट तो होती करंट मंथ है, तो मैंने उसका जवाब दिया है कि नहीं, ये भी है इनपुट ही, लेकिन ये पिछले महीने के इनपुट में से है। तो बाय करंट मंथ इनपुट आई मीन कि ये जो हम इस महीने इनपुट ले रहे होते हैं। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझ लें क्या होती है। जब कोई प्रोसेस चल रहा है, चलें कुकिंग की मिसाल लेते हैं, कोई खाना पक रहा है। अब जब खाना पक रहा है ना, चाहे वो देगचे में है चाहे वो कुकर में है, तो जो पकाने वाला है वो पकने के बाद ही ढक्कन उठा के नहीं देखेगा, दरमियान में वो ढक्कन उठा के चेक करता रहेगा कि सब सही है, वो मसाला नीचे तो नहीं लग गया, कुछ चीज़ फलानी सड़ तो नहीं गई। या अगर अंडे, चूँकि मोस्टली स्टूडेंट्स को आते ही हैं उबालने, तो अंडे उबालने अगर आते हैं तो अंडे उबालने का अगर लेट से 10 मिनट का टाइम है, लेट से 10 से ज़्यादा लगता है वैसे, तो 10 मिनट बाद ही देखने पे बाद होगा तो शौक लगेगा, वो अंडा एक क्रैक हो गया था, पानी सारा सफ़ेद लीलो लील हो गया सारा। तो इसलिए कुछ देर बाद देखते रहना चाहिए। ये जो चलते हुए प्रोसेस को ढक्कन उठा के देखना है कि सब सही है, इसको इंस्पेक्शन कहते हैं। और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से क्या मुराद लगती है कि अगर पूरा प्रोसेस लेट से 10 घंटे का है, 10 घंटे तक देगचे में चीज़ें हल्की आंच पे पकते रहनी है,
और हम 3 घंटे गुजरने के बाद ढक्कन उठा के देखते हैं तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 30%। अगर पूरा प्रोसेस 10 घंटे चलना है और हमने 3 घंटे के बाद ढक्कन उठा के चेक करना है कि सब सही है, अगर 3 घंटे सब सही रह गया तो आगे भी सही रह जाएगा। मिसाल है 3 घंटे, हो सकता है 2-3 दफ़ा इंस्पेक्शन होती हो, लेकिन सवालों में एक दफ़ा ही होती है। दोबारा सुनिए, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस 10 घंटे का है और हमने 3 घंटे के बाद ढक्कन उठा के चेक करना है कि सब सही है, ये इंस्पेक्शन है, और 10 घंटे में से 3 घंटे गुजरे थे तो हमने इंस्पेक्शन की, तो हम कहेंगे 30% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ये है कि प्रोडक्शन प्रोसेस की ड्यूरेशन का कितना गुजर चुका होता है तो हम इंस्पेक्ट करते हैं, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है। तो आपको सवाल में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हो सकती है। अगर, बल्कि लिखें, अंग्रेजी में लिखें, इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज गिवन, अगला नोट है, इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज गिवन एंड नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, ये भी होनी जरूरी है बात, क्योंकि अगर नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो फिर ये जो अभी बताने लगा हूं ये कुछ नहीं है। अगर नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट है ना, तो ये जो इंस्पेक्शन की सारी कहानी सुना रहा हूं ये यूजलेस है। ये इंस्पेक्शन की जो सारी कहानी बताने लगा हूं ये है ही तब अगर नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट है। तो अगर नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो फिर ये बेकार है बातें जो दिखवा रहा हूं आज। रिपीट कर रहा हूं, इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज गिवन and normal loss is a percentage of input, then normal loss percentage is applied to inspected units is applied to inspected units as follows। तो मैं आपको इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालना बताने लगा हूं अब, यानी वो यूनिट्स जो इस महीने में इंस्पेक्शन के लिए पेश हुए, ये सिखाने लगा हूं अब। कॉन्सेप्ट समझ लें, समझ आ जाएगा खुशी होगी, अच्छी बात है। समझ आ जाएगा तो भी, नहीं समझ आएगा तो भी एक फार्मूला बता दूंगा जिससे सवाल हो जाएगा। तो फार्मूला एंड पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लें। अगर समझ आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, फार्मूला चला लीजिएगा। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70% पिछले महीने ही कंप्लीट हो चुके थे और ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अभी 50 तक पहुंची है। अच्छा, इनपुट 2 हैं इस महीने में, इनपुट 2 हैं, एक वो ओपनिंग है और एक ये नया वाला इनपुट है 8000। ये जो 500 यूनिट्स हैं ये पिछले महीने 70% कंप्लीट हो चुके थे। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, यानी हम जितने परसेंट काम पूरा हो तो इंस्पेक्ट किया करते हैं, ढक्कन उठा के चेक किया करते हैं, 60% हमारी पॉलिसी है, तो ये 500 यूनिट्स पिछले महीने इंस्पेक्ट हो चुके थे या इस महीने हुए होंगे। निकालने लगा हूं मैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स। दोबारा सुने, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले महीने 70% कंप्लीट हो चुका था, यानी इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है 70% कंप्लीट हो चुका हुआ था, और हमारी पॉलिसी है कि हम इंस्पेक्शन किया करते हैं व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट,
तो इन 500 यूनिट्स की इंस्पेक्शन पिछले महीने में हो गई होगी या इस महीने के शुरू में हुई होगी? क्यों? तो इस महीने के इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ये आएंगे? नहीं आएंगे। 1200 इंस्पेक्शन तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। इनकी इंस्पेक्शन हो गई है? फिर नहीं हुई। तो मैं 1200 यहां लिखूं? है एक्चुअली 1200 इसके अंदर छुपे हुए हैं। उन 1200 की इंस्पेक्शन हो गई है? नहीं। तो इनको यहां से निकाल दें। 6800 दोबारा सुने। अगर हमारी इंस्पेक्शन की पॉलिसी है 60% पे कि जब प्रोसेस 60% कंप्लीट होता है तो हम इंस्पेक्शन करते हैं, ढक्कन उठा के चेक करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 500 यूनिट्स 70% कंप्लीट थे, और प्रोसेस 1 में जो इस महीने का क्लोजिंग है वो 1200 यूनिट्स हैं जो 50% कंप्लीट है। ये 500 यूनिट्स इन 8 के अलावा है ना, ये 8 और हैं और ये 500 और हैं। अगर ये पिछले महीने 70% कंप्लीट हो चुके थे, अच्छा निकालने क्या लगाऊं मैं? इंस्पेक्टेड यूनिट्स, यानी कि वो यूनिट्स जो इस महीने में इंस्पेक्ट हुए। ये 500 यूनिट्स पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे या इस महीने हुए? तो इस महीने इंस्पेक्ट हुए ये? नहीं। तो ये इस महीने के इंस्पेक्टेड यूनिट्स नहीं है। 8000 तो यहां लिखना है क्योंकि ये तो जो इनपुट है उन पे तो देखना है इंस्पेक्शन हुई कि नहीं हुई। ये 1200 इन 8 में से हैं। ये 50% कंप्लीट हुए हैं, इंस्पेक्ट हो गए होंगे। चूंकि ये नहीं हुए तो इन 8 में से इनको निकाल दें कि जी बाकी इंस्पेक्ट हो गए। ये जून के इंस्पेक्टेड यूनिट्स। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 60% है तो। अच्छा, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 60 की बजाय 40% होती, फिर 500 पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए होते तो ये तो अब भी ना आते। 8000 में से ये 1200 इंस्पेक्ट हो गए हैं या अभी होने? हो गए हैं। तो इनको माइनस करूं? माइनस करने का मकसद था कि अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए, तो ये हो गए कि होने? हो गए ना, तो माइनस नहीं करें ना, कुछ भी ना करें। तो 8000 इंस्पेक्टेड यूनिट्स है। अब ओपनिंग इंस्पेक्ट हो गए थे पिछले महीने या अब होंगे? 30 लिखा मैंने, वो कंप्लीट थे। इंस्पेक्ट अब आके होंगे या पिछले महीने हो गए थे? अब होंगे 500। ये इंस्पेक्ट हो गए कि नहीं? हो गए, तो माइनस नहीं करने। 8500। पाँच सौ ऐड होगा, 1200 लेस होगा। ये इंस्पेक्टेड, यानी इनपुट तो लिखना ही है। ओपनिंग या तो ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। क्या रूल रखें? अगर पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे तो नहीं लिखना, इस महीने आगे इंस्पेक्ट हुए तो लिखना। क्लोजिंग या तो माइनस करेंगे या नहीं करेंगे। क्या रूल रखें? तो कुछ भी नहीं, और इस पे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट। हाँ, एक ट्रिकी चीज, हो गए होंगे। ये इंस्पेक्ट हो गए हैं कि होने?
तो फिर वो क्यों हो गए? नहीं, क्यों? 40% हो गया था कंप्लीट और हम 40 पे इंस्पेक्ट करते हैं, तो फिर वो हो गए पिछले महीने। इसको आप याद रख लें, जैसे 50% बासी मार्क्स है ना, तो 50 पे पास होगा कि 51 पे पास होगा? 50 पे हो जाएगा ना, तो 40 इंस्पेक्शन है, 40 पहुंचा, हो गया इंस्पेक्ट, ये भी हो गया। वो पिछले महीने हो गया था, अब शामिल नहीं करना, ये भी हो गया, लेस नहीं करना। ये कहानी समझ आई? चलें, अब ये रहे या निकले कोई बात नहीं, फार्मूला बना देता हूं। तो वो जो एज फॉलोज था, अब उस एज फॉलोज में लिखते हैं। जो करंट पीरियड इनपुट है ये तो लिखना ही है। अब या तो इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड करना है या नहीं करना। या तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस करना है या नहीं करना। ये होंगे इंस्पेक्टेड यूनिट्स। अच्छा, अब इन दोनों बातों के लिए एक ही रूल याद रख लेते हैं। क्या बनाए, सोचें जरा। ये यहां सिर्फ तब लिखना है ओनली इफ, क्या साइन लगाऊं बीच में, ग्रेटर और इक्वल या लोअर? फार्मूला रट्टा लगा लेते हैं ना, समझाया है, अब उसका फार्मूला बना लेते हैं कि सवाल हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों के लिए सेम रूल है। अगर ये रूल हुआ तो ओपनिंग को ऐड करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। अगर ये रूल लग रहा हुआ तो क्लोजिंग को लेस करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। क्या क्या लिंक रख लें इसके लिए कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है या ज़्यादा है? कम या इक्वल? ये इक्वल है, 1200 लेस करना। इक्वल है, 1200 करूं लेस? नहीं। इक्वल है, 500 करूं ऐड? नहीं, तो इक्वल नहीं। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये तब करने हैं अगर ये है। इक्वल पे तो नहीं आ रहे ना, ये इक्वल है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन हायर, चाहे इसको ऐसे याद रख लें, यानी अगर ये है तो ओपनिंग ऐड होना है वरना नहीं होना। अगर ये बात पूरी हो रही है तो क्लोजिंग लेस होना है वरना नहीं होना। चाहे ऐसे याद रख लें या पहले जैसे पहले बता रहा था कि अगर ओपनिंग इस महीने आगे इंस्पेक्ट हुए हैं तो लिख लें, पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए तो ना लिखें, क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं इंस्पेक्ट हुए तो लेस कर दें। अगर ये बात याद रहती है तो ये याद रख लें, नहीं तो वो याद रख लें। दोनों बातें दोबारा कर रहा हूं। अगर इसको ऐसे याद रखना है तो ऐसे रख लें। इसका क्या मतलब है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहां लिखना है कि नहीं लिखना, इन दोनों को देखेंगे। अगर ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम थी तो लिख देंगे वरना नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग को यहां से लेस करना है कि नहीं करना, देखेंगे। क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर इससे कम है तो लेस कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। चाहे ऐसे याद रख लें, चाहे वो याद रख लें जो कॉन्सेप्ट बता रहा था कि करंट मंथ इनपुट तो लिखना ही है। ओपनिंग अगर अब आगे इंस्पेक्ट हुआ है तो लिख दें, पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गया था तो ना लिखें। क्लोजिंग अगर इंस्पेक्ट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो माइनस कर दें। इसमें से देख लें जो भी आपको याद रखना है, करना सही है आपने। हाँ, वो एज फॉलोज था ना, मैंने लिखवाया था कि नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है, तो नॉर्मल लॉस परसेंटेज इज अप्लाइड टू इंस्पेक्टेड यूनिट्स एज फॉलोज। तो ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स है।
जी जी बिल्कुल, कर ले, मर्ज़ी है आपकी। नोटेड ये। अच्छा जी, अब एक करते हैं सवाल। मैंने याजा लिमिटेड वाला सवाल दे दिया था होमवर्क। इसमें देखना, राइस की बुक में क्वालिटी केमिकल्स के नाम से सवाल आ रहा हो शायद। पास्ट पेपर का है, स्प्रिंग 16। जी, क्वालिटी केमिकल्स, स्प्रिंग 16 है। अच्छा, पेज नंबर 320 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वालिटी केमिकल्स के नाम से है। और जिन लोगों के पास लास्ट टाइम पैक वाली बुक है वो आ जाइए पेज 192, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पे, क्वालिटी केमिकल्स।
और ये आई कैप क्वेश्चन बैंक में भी शायद था, उसमें था ये नहीं, अभी उसमें नहीं है, आई कैप क्वेश्चन बैंक में नहीं है, पुराने वाले में। नए में कंट्रोल एफ, क्वालिटी केमिकल्स, हाँ जी नए वाले में है। और नए वाले में है ये पेज 245 पे, एग्जाम्पल 14। लेकिन नई बुक में सिर्फ मसला ये होता है कि आंसर फ़र्क नहीं पता चल रहा होता। अच्छा, इस सवाल में पार्ट बी मैंने भी नहीं सिखाया आपको। पार्ट ए 5 मिनट का काम है, करें करें अभी करें, नहीं होगा तो मैं बोर्ड पे कर देता हूं, लेकिन आप लोग ट्राई करें पहले। जिन्होंने देर लगानी होती है वो लेक्चर पॉज कर दें, लेकिन पहले इसको करें। इसको आप लोग करिए सॉल्व, मैं बस तसल्ली कर लूं कि इंस्पेक्शन वाली बात आपको समझ आई कि नहीं, क्योंकि मैंने इसके बाद अब आपको, अब प्रोसेस 1 ख़त्म हो गया, अब मैंने आपको सब्सिक्वेंट प्रोसेस कराना है, वो मुश्किल है, तो इसलिए मैं तसल्ली कर लूं कि आपसे ये हो गया है। तो आप पहले ये करिए पार्ट ए, पार्ट बी मैंने नहीं सिखाया अभी, पार्ट ए कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं।
नहीं, सिर्फ ईपी और कॉस्ट पर यूनिट।
छोटा सा सवाल है यार, इतना लंबा सवाल तो नहीं है। हाँ जी, हो जाना चाहिए था इतनी देर में यार। चले बताएं, पार्ट ए, क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल क्यों बनाना पड़ता है? आसानी हैव नॉर्मल गेन लॉस निकालना पड़ता है। सवाल में बनाना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता, ये ना हो कुछ चीज मिस कर जाए आप। ओपनिंग 5000 यूनिट्स, इनपुट 20,000, क्लोजिंग 6000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस ये मैं एक अलग से इसके नीचे वर्किंग करके निकाल रहा हूँ। चूंकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है और नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है, तो हमें इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने चाहिए। इनपुट लिख लेंगे 20,000। ओपनिंग कितने परसेंट कंप्लीट थे और इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है, तो इसका मतलब ये अब आके इंस्पेक्ट हुए, तो ओपनिंग इसमें ऐड करने हैं। क्लोजिंग कितने परसेंट तक पहुंचे और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितनी है, इसका मतलब ये इंस्पेक्ट हो गए हैं, तो लेस नहीं करेंगे। ये हो गए 25,000 और इस 25,000 पे कितने परसेंट लॉस है? 5%, 1250। और अब नॉर्मल की जगह छोड़ के आउटपुट दिया हुआ है कितना? 18,000 शायद, 18,000। अब इसको बैलेंस करके देखिए, एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल लॉस है?
गेन है कितना 250, ये एबनॉर्मल गेन आ गया। अच्छा, कॉस्ट में भी, FAR2 में भी, बल्कि हर न्यूमेरिकल पेपर में जब भी आप कोई चीज़ रिवर्स वर्किंग करके बैलेंसिंग निकालते हैं ना, ये बैलेंस करके निकाला है ना, पॉजिटिव आया तो नॉर्मल गेन है, नेगेटिव आया तो लॉस होता। FAR2 में भी, कॉस्ट में भी, जब भी आप कोई चीज़ बैलेंस करके निकालते हैं तो उसके लिए क्रॉस चेक करना मत भूलिएगा। क्रॉस चेक करने से मुराद ये है कि जब बैलेंसिंग फिगर निकाल ली तो सीधा चल के देखें वो आंसर आता भी है कि नहीं। देखें इसको प्लस माइनस करके 18,000 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो क्रॉस चेक करके ज़रूर देखा करें, क्योंकि जब रिवर्स करते हैं ना तो प्लस माइनस में गलती हो जाती है, इसलिए सीधा चल के क्रॉस चेक ज़रूर किया करें। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मांगी है, वेटेड एवरेज से कि FIFO से, वेटेड एवरेज से, मटेरियल और कन्वर्जन। तो जब वेटेड एवरेज है तो बस कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे। कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 18,000 पूरे 18,000 और 18,000। क्लोजिंग 6,000। मटेरियल के एतबार से कितने पूरे, और कन्वर्जन के एतबार से 60। तो यहाँ पर 6,000 और यहाँ पर 36। एबनॉर्मल गेन 250, मटेरियल के एतबार से पूरे हैं और कन्वर्जन के एतबार से आधे हैं। तो यहाँ 250 नेगेटिव और यहाँ 125 नेगेटिव। मटेरियल का EP कितना आ गया 23,750 और कन्वर्जन का 21,225। और कॉस्ट पर यूनिट पूछी है, तो कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल और कन्वर्जन ओपनिंग थाउजेंड्स में जी, कितना 213,1499। करंट पीरियड, बल्कि पूरा ही लिख देता हूँ क्योंकि फिर यूनिट से डिवाइड करने में ना गड़बड़ कर जाएंगे। हाँ, पूरा ही लिख दिया मैंने, 000,000। करंट पीरियड कितना 10 मिलियन और 5760। नॉर्मल लॉस, हाँ 1250 यूनिट्स हैं और एक कितने का 100 का। $1,258 है, 1,258 और इधर 7259 और इसका डिनोमिनेटर बन गया 23,750 और 21,225। तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 530.02 और 342। आंसर ये है? नहीं, ये कन्वर्जन में मसला लग रहा है।
कन्वर्जन में कुछ गड़बड़ सी है यार, गलती कर दी ना। ये टोटल करो। फोर 475 21475 अब ये सारी मेहनत 5 नंबर की थी, तो इसलिए टाइम का अंदाज़ा लगाया गया है। 5 नंबर है इसलिए। लेकिन ये सारी मेहनत हो गई ना, अब अगले 6 नंबर 2 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि एंट्रीज की फिगर्स तो निकाल ही चुके हैं। तो इसलिए सवाल ओवरऑल 11 नंबर बैलेंस्ड है। अच्छा, ये अभी तक जो हो गया, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, और फर्स्ट प्रोसेस बहुत है फ़िलहाल। बाकी आगे जब डबल एंट्रीज कराऊंगा तो फर्स्ट प्रोसेस फिर से आ जाएगा। अच्छा, अब ये बहुत सारे पेजेस हो गए। पेजेस वापस जाओ इस चैप्टर को जहाँ शुरू किया था। 3 हिस्से बांटे थे इसके। जब प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने शुरू किया था तो 3 हिस्से बांटे थे। एक मैंने कहा था कि हम पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे, एक मैंने कहा था कि हम लोग डबल एंट्रीज टी अकाउंट सीखेंगे, और एक कहा था जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट सीखेंगे। फिर जब पार्ट ए मैंने हेडिंग दी थी कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन सीखते हैं, तो उसमें आगे फिर 2 टुकड़े किए थे। फर्स्ट प्रोसेस और सब्सिक्वेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस बहुत है। अब आते हैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस पे। हाँ, लेकिन वो जो उससे पिछला पेज था उसमें मैंने गए थे फर्स्ट और सब्सिक्वेंट। पिछले पेज में बांटेंगे पहला प्रोसेस और सब्सिक्वेंट। तो पहला प्रोसेस हो गया, अब सब्सिक्वेंट पे आते हैं। ये मुश्किल काम मज़ीद होने लगा है। और हाँ, ये जो अभी तक किया इसके लिए एक होमवर्क, और इसके लिए एक होमवर्क कराइए। इससे अगला सवाल देखना कौन सा? नहीं, KS लिमिटेड आ रहा है कहीं, देखो। KS लिमिटेड स्प्रिंग 15। स्प्रिंग 2015 KS लिमिटेड। KS लिमिटेड देखें होगा।
नहीं है? अच्छा, हैरत की बात है वैसे। अच्छा, एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ। अभी आपको मैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस पढ़ाने लगा हूँ, लेकिन अभी जितना सीखा उसका एक होमवर्क और कराइए। पैक की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 था, यानी जो अभी किया है ना उसी से अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, स्प्रिंग 2015 KS लिमिटेड के नाम से। इसका पार्ट सी नहीं कराया, अभी पार्ट ए और बी करना है। अभी इसका मैंने पार्ट सी नहीं करवाया, पार्ट ए और बी करके आइएगा। और आई कैप में भी है ये, और इसी से अगला सवाल है जो भी किया था, एग्जाम्पल 14 है उसमें। आई कैप के पुराने में KS लिमिटेड, आई कैप की नई बुक के अंदर एग्जाम्पल 13 है, पेज 243 पे। पुराने में नहीं है? चलें, पुराने में नहीं था, राइस की बुक में मिला नहीं, मिल जाए किसी को तो वो ग्रुप में बता दे कौन सा है। तो पैक की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 है, KS लिमिटेड, स्प्रिंग 2015 का सवाल है। इसका पार्ट ए और बी करिएगा, पार्ट सी अभी नहीं पढ़ा है आपको। और आई कैप की नई बुक के अंदर भी ये मौजूद है, पेज 243 पे, क्वेश्चन एग्जाम्पल 13। सब्सिक्वेंट प्रोसेस मैंने पार्ट ए को 2 हिस्सों में बांटा था। ये जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन थी ना, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा था शुरू में, पहले पेज पे बिल्कुल जब प्रोसेस शुरू कराया। तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस हो गया, अब सब्सिक्वेंट प्रोसेस। दोनों में फ़र्क क्या है वैसे? पहले दिन बताया था, क्या मेन फ़र्क है? दोनों के इनपुट में फ़र्क है। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसका इनपुट रॉ मटेरियल है, और जो सब्सिक्वेंट प्रोसेस है उसका इनपुट पिछले प्रोसेस का आउटपुट है। अच्छा, अब ये जो सब्सिक्वेंट प्रोसेस है इसको मैंने आगे मुश्किलों की वजह से आगे मज़ीद केसेस में बांटा हुआ है। कोशिश करता हूँ यार जितना स्ट्रक्चर्ड रह के नोट्स बनवा सकूँ, तो मैंने इसको आगे केसेस में बांटा हुआ है। पहला केस ये है कि सब्सीक्वेंट प्रोसेसेस में अब मज़ीद कोई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं लगनी। इससे मेरी मुराद ये है कि वही मिसाल जिससे मैंने प्रोसेस समझाना शुरू किया था, वही मिसाल ले लेता हूँ।
एक बिज़नेस है जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लेदर के बैग्स बनाता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, जिसमें टूल्स रखने हों वर्कर्स ने। आपने कभी देखा हो कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, जो पंखे लाइटें ठीक करने वाले हैं, उनके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर सारे टूल्स बड़े होते हैं। तो कपड़े का होगा तो फट जाएगा, तो लेदर बैग्स हों। तो एक बिज़नेस है जो कि स्टैंडर्ड साइज़, स्टैंडर्ड डिज़ाइन के इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लेदर बैग्स बनाता है। अब उस लेदर बैग्स की एक मिसाल बना लेते हैं कि उसमें जो प्रोसेस 1 होता है, इसको सेम वही कटिंग कह देता हूँ, इसमें लेदर इन हुआ, हमने अगर लेट से 100 बैग बनाने हैं या इस महीने में 100 बैग्स बनाए हैं, तो उन 100 बैग्स के लिए जो 100 गज चमड़ा चाहिए था, तो वो 100 गज चमड़ा प्रोसेस 1 में एंटर हुआ। यहाँ इस 100 गज चमड़े की होगी कटाई, और यही रॉ मटेरियल कॉस्ट है, बस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद मैक्सिमम क्या, धागा चाहिए होगा जैसे सिलाई होनी है, कोई पॉलिश चाहिए होगी, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो अगले प्रोसेसेस में प्रोसेस 2 कर लेते हैं, स्टिचिंग। अच्छा, अब इस प्रोसेस के अंदर लेबर और FOH खर्च हो रहा है, इस प्रोसेस में लेबर और FOH खर्च हो रहा है। फिर यहाँ से स्टिचिंग होने के बाद आगे डिपार्टमेंट आया जिसमें इसमें पॉलिशिंग वगैरह होनी थी, प्रोसेस 3, पॉलिशिंग कह लें, फिनिशिंग कह लें। इसमें मज़ीद लेबर और FOH इनकर हुए, और उसके बाद फाइनली फिनिश गुड्स बन गई लेदर के बैग्स। तो इन तीनों प्रोसेसेस में से मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किस में इनकर हुई? बस P1 में। उसके बाद वही जो P1 में चमड़ा खरीदने का खर्चा था, उसके बाद दोबारा मटेरियल पे खर्चा नहीं हुआ, बस सिर्फ पहले कटिंग हुई थी चमड़े की, बाद में स्टिचिंग हुई है, अब सिर्फ इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आ रहे हैं, लेबर ओवरहेड, लेबर ओवरहेड्स। तो इस केस में चाहे आप प्रोसेस 2 समझ लें, चाहे प्रोसेस 3 समझ लें, इस प्रोसेस का इनपुट क्या है? जो पिछले प्रोसेस से आउटपुट था। और इस प्रोसेस में कौन से खर्चे आए? बस सिर्फ कन्वर्जन, कोई मजीद नया मटेरियल नहीं लगा। नो एडिशनल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड। अच्छा हाँ, एक बात और, चूंकि सब्सीक्वेंट प्रोसेस लेंथी है, मुश्किल है, तो मैं इसको P2 कहा करूंगा, यानी प्रोसेस 2 पढ़ा रहा हूं मैं आपको। वैसे तो कुछ 36वां प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन बोलने में आसान है प्रोसेस 2। बस फर्क सिर्फ ये समझ लें कि प्रोसेस 1 से मुराद है पहला प्रोसेस वाला सवाल है, प्रोसेस 2 मैं कह रहा हूं तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस वाला सवाल है। तो इसलिए मैं आसानी के लिए P2 कह लेता हूं, इज इनकर्ड इन P2। अच्छा, बाद में परेशान होते रहेंगे, इसलिए ये बात लिख लेना कि मैं सब्सीक्वेंट प्रोसेस को P2 कह रहा हूँ, वरना सब्सीक्वेंट प्रोसेस बार बार बोलूंगा तो ऐसे मुंह में ना फंस जाए सब्सीक्वेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल P2। चल, इस केस में कुछ नया सिखाने को नहीं है, जो पहले सीखा सब वैसे ही है, बस सिर्फ नामों का फर्क क्या पड़ेगा। इस प्रोसेस के हवाले से हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन, ये दो ही कॉस्ट लेके चल रहे होते हैं ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती थी? इनपुट की कॉस्ट। इनपुट कहाँ से आता था? कहीं से ख़रीद के लाते थे, वो इस प्रोसेस के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती थी। इस प्रोसेस के लिए
जो उसका आउटपुट है यहाँ पर उसको ऐसे ही इज्जत मिलेगी, वैसे ही वेलकम किया जाएगा जैसे डायरेक्ट मटेरियल को करना था। तो जिस तरह प्रोसेस 1 के सवालों में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और उसके यूनिट्स इनपुट कहला रहे होते थे, तो वही इज्जत प्रोसेस 2 में पिछले प्रोसेस के आउटपुट को मिलेगी, क्योंकि काम वही है ना। वहां पर इनपुट एक फिजिकल चीज थी जिसकी एक कॉस्ट थी, उस फिजिकल चीज को हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स कह रहे थे, इनपुट कह रहे थे। यहां पर भी ऐसे ही है, एक फिजिकल चीज आ रही है, वो यूनिट्स हो गए इनपुट के, और उनकी कॉस्ट क्या माने। इसके लिए इनपुट की कॉस्ट क्या समझी जाए, जो पिछले हैं। हाँ, प्रोसेस 1 का स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन बनाया होगा, उसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ रहे थे, वो यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी। अगर वेटेड एवरेज से किया हुआ था तो वो सिंगल फिगर थी, अगर फाइफो से किया हुआ था तो 2-3 को ऐड करके आया हुआ था, वो जो ग्रैंड टोटल था वो यहाँ पर इनपुट माना जाएगा, और बाकी सवाल वैसे ही होगा जैसे आज तक करते आ रहे थे। तो इस केस 1 में कुछ नया नहीं है सिखाने को, इसमें सिर्फ इतना बता देता हूँ इसी से आगे कि सेम कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मेट्स हैं एज स्टडीड फॉर फर्स्ट प्रोसेस। हो सकता है, लेकिन फिर उसमें चीज़ें कम होंगी ना, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो चीज़ें कम होंगी, फिर मुश्किलें कम होंगी, वरना हो सकता है। तो सारी वही कैलकुलेशन है जो अब तक सीखी हैं, बस सिर्फ मैपिंग कर देता हूँ कि जिस तरह प्रोसेस 1 में हमने सीखा था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी होती थी, यहाँ पर क्या दी होगी, यहाँ पर दी होगी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम P1। अच्छा, इसी तरह जो वहाँ पर इनपुट के यूनिट्स होते थे, यहाँ पर क्या हुआ करेंगे, यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम P1। अच्छा, ये क्या किया, मैंने क्या बताया, ये मैंने क्या किया, लाइन लगा के इधर ब्लैक इधर रेड, मैंने दोनों का डिफरेंस समझाया ना। तो आप ये जो मैंने यहाँ किया है ना, ये लिख लेना कि मैंने क्या किया है, वरना होता यह है कि देख के समझ आ रहा होता है, लेकिन जब 10 दिन बाद दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं ये क्या किया था सर ने, ये क्या है, लाइन क्या लगाई है। तो मैंने आपको मैपिंग करके दी है कि जैसे P1 में ये 2 चीज़ें हुआ करती थी, यहाँ पर ये 2 चीज़ें होंगी, सवाल करने का तरीका सेम होगा, ये बताया मैंने। और एक नॉलेज के लिए बात बताई है, वो भी अगर सुन लें तो, मैंने ये कहा था कि इनकी कॉस्ट कैसे असल में कैसे निकली हुआ करेगी, ये फिगर असल में कैसे बनी हुआ करेगी। जो प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन थी, उसमें जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आई थी, ये वो फिगर हुआ करेगी। तो उसको प्रोसेस 2 के सवालों में ऐसी इज्जत मिल रही होगी जैसे प्रोसेस 1 के सवालों में हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को इज्जत दिया करते थे। ईपी के अंदर हम मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल का कॉलम बनाते थे, यहां पर हम P1 कॉस्ट का कॉलम बना रहे हुआ करेंगे, नाम बदल जाएगा बस। वहां पर हम ईपी के अंदर मटेरियल का कॉलम बनाते थे ना, कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल का कॉलम बनाते थे, अब उसकी जगह पर P1 का कॉलम बना रहे होंगे।
क्या हुआ? वो मैं आपको P2 के तौर पे पढ़ा रहा हूँ ना टॉपिक, तो उसमें पिछले को P1 कह रहा हूँ, इसको P2 कह रहा हूँ। अगर P4 होगा तो ये P4 और पिछला P3 होगा। ये चीज़ मैं बच्चों की अकल से उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ जी, ये नोटेड। अच्छा, इसके लिए एक होमवर्क, 2 सवाल होमवर्क, बस सिर्फ 2 सवाल होमवर्क। इस टॉपिक का होमवर्क है, पैक की बुक में भी ये सवाल मौजूद है, पेज 158 पे, हॉर्नबिल लिमिटेड के नाम से, हॉर्नबिल लिमिटेड, एग्जाम्पल आई कैप लिखा हुआ है। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें ये 7.7 था, हॉर्नबिल लिमिटेड। जिनके पास पैक की नई बुक है, सॉरी आई कैप की नई बुक है, उसमें पेज 228 पे एग्जाम्पल 5 है। और राइस की बुक में शायद आई कैप क्वेश्चंस के नाम से हो या हॉर्नबिल लिमिटेड। ये नहीं पता, वो जो अगला सेक्शन नहीं होता आई कैप के क्वेश्चन बैंक के, उसमें शायद डाला हो, उसमें नहीं है। होगा वैसे, पास पेपर के। अच्छा, राइस की बुक में है जी पेज 322 पे क्वेश्चन नंबर 10, हॉर्नबिल लिमिटेड। इसकी रिक्वायरमेंट में 4 चीज़ें हैं, मैंने अभी चौथी चीज़ आपको नहीं पढ़ाई हुई, मैंने अभी चौथी चीज़ प्रोसेस अकाउंट नहीं पढ़ाई, पहली 3 चीज़ें पढ़ा दी हुई हैं। तो ये इसका सवाल है। इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें जो बाकी सवालों में कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसमें वर्क इन प्रोसेस 3 तरह के हैं, यानी 3 तरह की मुराद ये है कि अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1000 यूनिट्स हैं तो उनमें से 300 यूनिट्स इतने % कंप्लीट हैं, उनमें से 200 यूनिट्स इतने % कंप्लीट हैं, उनमें से 600 यूनिट्स इतने % कंप्लीट हैं। तो ये एक अच्छी कैलकुलेशन हो जाती है। ये सवाल करके आइएगा। 2 सवाल होमवर्क दिए आपको, एक KS लिमिटेड और एक ये हॉर्नबिल लिमिटेड, ये दोनों करके आइएगा कल। जी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 है। अच्छा जी, मैं शुक्र पे कर रहा था बात, और अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खुशी की बात आती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशखबरी दिए जाते तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। दोबारा सुन लें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खुशी की बात आती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खुशखबरी दिए जाते तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। इसको अपनी रूटीन बना लीजिए कि दिन में ना कुछ मकरू औकात हैं, सुबह तुलू का टाइम है,
ज़वाल है, फिर ग़ुरूब के टाइम है जिसमें सजदा मना है, ये को 15-20 मिनट का फ़ेज़ होता है। इसके अलावा नफल फ़जर की नमाज के बाद इशराक तक नफल नहीं है, तुलू तक, और असर पढ़ने के बाद मगरिब तक नफल नहीं होते। इसके अलावा आप सारे दिन में जब मर्ज़ी नफल पढ़ें तो अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। सजदे में इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो इसको रूटीन बना लेते हैं हम सारे, इंक्लूडिंग मी, कि जब हमें कुछ खुशखबरी पहुँचे तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और 2 नफल पढ़ें उसी वक्त, क्योंकि अल्लाह ताला को ये जो नमाज है ना बहुत पसंद है। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।